मैं मानता हूँ कि बहुत बुराइयां हैं मुझ में, फिर भी कोशिश में हूँ कुछ न कुछ स्वयं में सुधार करने की। इस बात को मैं हर रोज़ स्वीकार करता हूँ कि अपनी बुराइयों को आप स्वीकार कीजिए और प्रयास कीजिए कि आप अपनी बुराइयों को कम कर सकें, थोड़ा सा खुद में दिन ब दिन सुधार ला सकें। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं। आज अपनी ये वितान भाग जो 2 है, कक्षा 12 की पुस्तक, ये कंप्लीट हो जाएगी। इसका जो चौथा अध्याय चल रहा है अपना डायरी के पन्ने एन फ्रैंक वाला, वो आज है, जो हम आखिरी पार्ट है इसका, आज खत्म कर देंगे इसको। प्रारंभ करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप रोजाना करते होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सवाल वगैरह, सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं साहब। मंगलवार का दिन है, 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा सिर घूम रहा है। ये डायरी में जो लिखा इस दिन उसका वाचन हम करेंगे। देखेंगे क्या लिखा एन ने। एन कहती है कि मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। गुरुवार, जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था, गुरुवार सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे हम मोनापोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे के वक्त रहा होगा। तेज गोलीबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। और रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए जो आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर जो चले गए। वहाँ हम 6 बजे तक रहे और 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक रेडियो है, जो रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोजार्ट संगीत है जो बज रहा था। और मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराई में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा हुआ था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए ये, और हम दोनों आराम से बैठ सके। इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नज़र आया, मैं ऊपर लेती गई बैठने के लिए। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ ये कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी क्या छोटा ही सा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सटकर बैठे हुए थे, बिल्कुल लगकर। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी ही। मोस्टी हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ ही थी ही। ठीक है। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वानदान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके लिए उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे, और उन्होंने सारे घर को सिर पर जो उठा रखा था, क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए। कड़े ने थोड़े से तीखे से, चुभने वाले से। लेकिन जब मिस्टर जो डसेल है ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे, तो ये ब्रश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन मजाक से यूँ समझिए कि प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन एक तरीके से नाटक किया था इन्होंने इस तरह का। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने होले से हल्के से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आए। ऊपर आओ पिताजी। और उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में जो दिक्कत आ रही है। अब अंग्रेजी कठिन वाक्य के माना एक दिक्कत आ रही, समस्या आ रही है। अब कहीं समस्या है कहीं के वे कि मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैंने मार्गोट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बहाने से ये बात कही है, कि कुछ न कुछ और सोच के कहा है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है कहीं न कहीं। पिताजी, मिस्टर वॉनडॉन और पीटर
लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेज वांदान और मैं ऊपर इंतजार कर रहे। चार डरी सहमी औरतें ही थी। अब चार डरी सहमी औरतें कौन? मार्गोट, माँ, मिसेज वॉन्दोन और मैं, यानी खुद एन। चार डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती है। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में जो लगी रही। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंध मारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतज़ार ही है जो कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए। उनके पीछे मिस्टर वानदान, बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की जो आशंका है। ध्यान में रखना, ये किसका कहता है ना? मिस्टर वानदान का। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा। बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ये जो नहीं आए। दो लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के 2 धमाके और सुने। पीटर ने वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का जो आधा फट्टा है, वो जो गायब आधा हिस्सा फंटा, वह लपक कर ऊपर आया और होमगार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में जो लगे हुए थे, चोरी करने वाले निपटाने में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाजें आई। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गेप का जो पता न चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर जो हैरान थे। मिस्टर वानदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। अब और मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए दिखाई दिए। क्या मुसीबत! उन आदमी में से एक बुनबुनाए। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हालत में जो आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वांदा ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में जो सफल हो गए। तुम्हारी है मंगलवार का दिन, 13 जून 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है आज। इस हिसाब से मैं 15 बरस की है जो हो गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्ट, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जेम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमोल्ट और मीठे मटर, मिएब की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियाँ, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब। तो ये ध्यान में रखिएगा, मिस्टर कुगलर ने क्या देते हैं इनको गिफ्ट पर? जो मारिया तेरेसा है नाम की एक किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में अच्छी खासी जो मेहनत करनी पड़ी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस उपहार के लिए, गिफ्ट के लिए। लेकिन वह कुछ और जुटाई है जो नहीं पाया और कुछ मिला ही नहीं उसे। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमने शानदार तरीके से हमले हो रहे हैं वो शानदार तरीके से क्या है, जारी है साहब। कल चर्चिल स्मट्स
आइजनहावर आइजनहावर तथा आर्नोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया, बाद में छोड़ दिया। चर्चिल एक टोरपीडो नाव में थे। चर्चिल किस में थे? एक टोरपीडो नाव में थे और इससे तटों पर गोलीबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर थे। मतलब यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की है जो था पाना बहुत मुश्किल है। साहब किस तरीके का मूड है उनका, इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है, ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए है जो आगे आना चाहिए। इसी तरह का मसला भी यूक्रेन और रूस में है जो चल रहा है मामला। ठीक है, पूरी स्थिति यही समझ के चल सकते हो आप। वहाँ पर भी अगर कोई लिख रहा है तो फिर उसी साये में उसी तरीके से चल रहा है मामला। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगे, डच ईस्ट इंडीज़ को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके टूटे हारे और जो लूटे पीटे अपने देश के ब्रिटेन है जो उसमें लौट जाए। देखिए साथियों, ये कुछ वितान भाग्य पाठ जो आपको या कुछ और गद्यात्मक पाठ है जो आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन बोरिंग लगे चाहे कैसे भी लगे, हमें कम से कम 1-2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है इस तरह के पाठों को, ताकि जो मोटे मोटे इसमें सवाल बन सकते हैं, मोटे मोटे बिल्कुल, अगर वितान से सवाल आएगा तो बिल्कुल कोई एक आध सवाल आएगा, लेकिन हर एक सवाल महत्वपूर्ण। बस जुनून के साथ, जोश के साथ आप लगे रहिए, काम हो जाएगा आपका। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब ये होना ही समाप्ति का क्या संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे सभी जो डच लोग हैं जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, बिल्कुल नफरत से देखते हैं, बिल्कुल एक तरीके से अलग तरीके से देखते हैं, तो ब्रिटेन की खुल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ापे लार्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं। इसके बावजूद जर्मनों से क्या नफरत करते हैं। एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग जो खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप और डांट फटकार ही चक्कर है जो खाते रहते हैं। बोल रही है सब बातें। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ, और हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी और खामियों का पता होना चाहिए साहब। लेकिन एक फ़र्क है, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूंगी और काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है, मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और नकचड़ी कह सकते हैं। आपको 30 मार का समझने वाले क्यों कहते हैं अपने आप को 30 मार का? क्या मैं वाकई में अक्खड़ हूँ? क्या मैं ही अकेली अक्खड़ हूँ? मतलब किसी बात को पकड़ कर बैठ जाना, या वे सभी ही हैं? ये सब वाहियात लगता है, मुझे लगता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा यह आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले 2 लोग, मिसेज वानदान और डसेल, उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं, मूर्ख, जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस इस तरह के हैं वो। तो मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि उनसे कोई है जो बेहतर काम करके दिखाए। और इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है, ये 2 जड़मती हैं। अब ये 2 जड़मती किसके लिए आया है? मिसेज वानदान और डसेल के लिए, ध्यान में रखना। मिसेज वानदान और मूर्खाधिराज डसेल है। मिसेज वानदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती है क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों का शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझते हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ है।
वे समझती है कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई है। और वे समझती है कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार का समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा है जो बोलती है, खुद को ज़्यादा समझती है, जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती, बिल्कुल ज़रा भी नहीं जानती, रत्ती मात्र भी। ये बात डसेल पर भी है जो फिट होती है। लेकिन मेरी प्रिय कहावत है क्या, जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं से निकलेगा, वहीं होगा। और मुझे ये मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ, सबसे ज़्यादा कमतर समझती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना जरूर शुरू कर देती है तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है, ज्ञान की वो ज्ञान देती रहती है कि मुझे डर 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 लगने लगता है फिर कि कैसी होगी इससे मुक्ति, इस ज्ञान से पीछा कैसे छूटेगा साहब। अब जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आता मुझे कोई नहीं है जो समझता। आगे देखिए, ये वाक्य मेरा हिस्सा है, बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा। ये वाक्य मेरा हिस्सा कौन सा, मुझे कोई नहीं समझता। आप लोग भी बोलते होंगे कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक जो नहीं मिला, इसलिए तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो, नहीं क्या किटी? मैं जानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। माफ करें। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ जो खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है जो हमें एक दूसरे के इतना करीब जो आने नहीं देती। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन बस ये सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए न जा पाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसकी बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी है जो पसंद नहीं करती। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मी व्यक्ति है। वह मुझे कई बातें ऐसी भी कह देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त नहीं देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए। और इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व को मुझसे जो छुपाता है, ओरिजिनलिटी में क्या वो छुपाता भी है, और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें जो झांकूं। निश्चय वह मेरी तुलना में ज़्यादा गुना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ, हालांकि मुझ पर लगातार ये आरोप लगाया जाता है, अनुभव से जानती हूँ क्या कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जो जानती हूँ, व्यवहार में नहीं। कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जो अपने आप में खोए रहते हैं, अपनी बात किसी से कह पाने को उत्कट चाह लिए जो होते हैं वो भी। पीटर और मैंने यानी एन ने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ये जो बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की है जो कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। क्या इस कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल सी है जो हुई जा रही हूँ। मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी अपने जादू में है जो बांधा था। अपने जादू से बांधा न होता, मतलब एक तरह बांधा था। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई है। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आँखें खोल बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर है जो अच्छी तरह चांद को देख सकूँ। अफसोस मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चकाचौंध इतनी ज़्यादा था कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। कई महीनों के बाद में एक और मौका ऐसा आया। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया मैं वहीं है जो बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी, तेज हवाएं चल रही थी, बादलों के बीच
लुका छिपी का खेल चल रहा था, कभी कोई सा बादल आगे, कभी कोई सा पीछे, कभी सारा कुछ ऐसा ही। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले डेढ़ बरस में ये पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी, आमने सामने रात से ही साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी जो चाह लगातार बढ़ती गई, तब मुझे चोर उच्चकों, मोटे काले चूहे तथा पुलिस के छापे का भी डर जो नहीं रहा था। मैं अकेले ही नीचे चली गई और रसोई या प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे जो देखती रही। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर है, कई लोग ये सोचते हैं कि तारों भरे कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले है जो सोते हैं, और कई लोग अस्पतालों और जेलों में भी उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आज़ाद है जो होंगे जेलों वाले। वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे या नहीं। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव है जो नहीं रखती, ये मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की जो भावना से सराबोर कर देता है, भर देता है। ये वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी जो हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मेल से चिकनी हुई खिड़कियों में घुसे गंदे पर्दों से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावनाएं ये जो मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, कंपटीटर नहीं है। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर जो परेशान करता और अभी भी समझा जाता है क्या कि यह कह देना बहुत ही आसान है कि यह गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना है जो चाहती हूँ। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर जो शासन करना शुरू किया है, अत्याचार करना शुरू किया है, वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से सक्षम है। पुरुष ही कमा कर जो लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आया करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदल गई है। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी, लेकिन जो कि एक तरीके से बेवकूफ़ी ही थी पहले। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही है जो अपनी जड़ें जो गहराई में जमाती चली जाएगी। सौभाग्य से शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आँख खोली। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक भी दिया जाने लगा है। कई औरतों ने, कुछ एक पुरुषों ने भी अब तक इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को जो झेलते जाना क्या है, एक तरीके से गलती होगा। और आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का जो हक चाहती है साहब। लेकिन क्या बात आड़े आती है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने कसूर है जो क्या किया है। लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है वैसे कि वे इससे वंचित रहे और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य जो प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी एक सैनिक का दर्जा जो देते हैं। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की कविता में मैंने पढ़ा था। किस किताब में? मौत के खिलाफ मनुष्य, इस नाम की किताब में इन्होंने पढ़ा था क्या कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमार, यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चों को जन्म देते समय जो झेलती है। और इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसे क्या पुरस्कार मिलता है? क्या मिलता है? बच्चे के रूप में। जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है, अट्रैक्टिवनेस चली जाती है, तो उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है कि बस अब तो कुछ नहीं है। उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे जो विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरती और संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डेंगे हाँकने वाले सारे सिपाही मिलकर भी जो नहीं करते हैं। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं कि औरतों को बच्चों को जन्म देना, बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें ये काम करते रहना चाहिए
मैं जिस चीज़ की भर्त्सना करती हूँ, आलोचना करती हूँ, वह हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूँ जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान जो कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या? जब वे कहते हैं कि पुरुषों को ये बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला नहीं जा सकने वाला काम है जो नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी है जो गुजरना नहीं पड़ता है। औरतों क्या क्या तकलीफ़ें होती है आप पुरुष सोच भी नहीं सकता। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना के हकदार है। जो बनेगी वे सब औरतें जो एक उफ़ किए बिना लंबे लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ़ें है जो सहती है। तुम्हारी एन एम फ्रैंक, अनुवाद किया है सूरज प्रकाश साहब ने। तो ये तो साहब अपना आपका अध्याय कंप्लीट हो चुका है। जिसने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट सेकंड का यहाँ पर निःशुल्क जो पाठ्यक्रम चल रहा है उससे सभी की मदद हो सके। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से हैं और पढ़ाई से संबंधित आपको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, आप कई चीज़ों को लेकर अगर परेशान है किस तरीके से क्या कुछ पढ़ें, तो आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसको जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जो वीडियोज़ है उनको देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।